हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सब होता है, आपकी अकाउंटेंसी रिवीजन क्लास चल रही है। रोज रात को 10 बजे आपके लिए एक लेक्चर लाया जाता है, एक मैथन क्लास लेके आई जाती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट है अकाउंटेंसी का हम कंप्लीट कर सकें। और मैं गारंटी देता हूं आपका हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट, हर एक सब सेक्शन आपकी इधर कंप्लीट कर जाएगी बिफोर एग्जाम। आप सभी ने आज इंटरव्यू भी देखा होगा कि खालिद जी ने बोला है कि आपका जो एग्जाम है ऑन टाइम होगा, आगे पोस्टपोन करने का उनका कोई मूड नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, किसी न्यूमर पर ध्यान नहीं दीजिए। मेरी ओर से यही सजेशन है, जो प्रिपेयर करेगा वही आगे सिलेक्शन ला पाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी बाकी सेक्शन है आप उनके लिए प्रिपेयर कीजिए। रात को 10 बजे मेरा एक लेक्चर आया करेगा, उसके बाद 1 घंटे के लेक्चर के बाद 1 घंटे आपके पास वेकेंट रहना चाहिए, जिसमें आप अपने एमसीक्यू लगाएंगे गूगल से। आपकी ऐसे करते करते आपकी अकाउंटेंसी में गारंटी देता हूं आपकी प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी एक कंसेप्शनल सब्जेक्ट है, तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, एमसीक्यू और नहीं दौड़िए कि हाँ मैं पहले एमसीक्यू पढ़ लेता हूं, कंसेप्ट को छोड़ देता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको डिट्टो इस तरह के ही एमसीक्यू मिलेंगे, आपको अगर कंसेप्ट होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं, ये आज हमारी क्लास नंबर 7 है। 6 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो 6 लेक्चर्स पहले नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। तो पहले आज एक ना सिलेबस देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं, हमने अभी तक अगर रिवीजन क्लासेस की बात करें, हमारी जो अकाउंटिंग टर्म्स है कंप्लीट है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट है, वाउचर अप्रोच कंप्लीट है। हम उसके बाद बात करें, लेजर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज ट्रायल बैलेंस। आपका जो रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग मैंने बताया था, एक छोटा सा ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, जिसमें आज हम थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यू कंप्लीट ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट पढ़ लेंगे। और मैं बता दूं, सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो अकाउंटेंसी के सिलेबस में है दैट इज ट्रायल बैलेंस। तो बड़ा मजा आने वाला है ट्रायल बैलेंस के। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को अकाउंटिंग साइकिल का याद होगा कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल में IMRC था, ठीक है, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई, हमने सबसे पहले ट्रांसैक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसे मेजर करना होता है, फिर उसके ऊपर रिकॉर्डिंग दैट मींस जर्नल। जब हमने जर्नल एंट्री कर ली, उसके बाद हमने कल के ही लेक्चर में क्लासिफिकेशन करना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि लेजर्स क्या होते हैं, खाते क्या होते हैं। तो दैट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है समराइज, मतलब समरी बनाना। तो समराइज में पहला पार्ट हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। अब हमने क्या करना है, जो हमने खाते तो बना लिए, हमने बैलेंस तो पता कर लिए। लेजर क्या बताता है सर? अकाउंट वाइज बैलेंस बताता है। फॉर एग्जांपल, राम है मेरा एक डेटर, वो मेरे पास आया, जनाब बताइए कितना बैलेंस है आपका, कितना बकाया है, मैं आपके पैसे चुकाने आया हूं। तो अगर हमने उसका लेजर बनाया होगा तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ राम ने हमें कितने पैसे देने हैं। अब वो जो लेजर के जितने भी बैलेंसेस है, लेजर हमने जितने भी बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट बनाया, जितने भी हमारे लेजर से उन सभी की हम एक पेज पे समरी लिख लेते हैं, एक पेज पे उनका एक तरह से रिकॉर्ड लिख लेते हैं। तो उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आपका समरी में वो आ जाएगा। तो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या लिखा है मैंने। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर डेट। शायद से अभी 1 मिनट पहले मैंने यही लाइन बोली है, लेकिन वो मैंने हिंदी में बोली है, इंग्लिश में। मैंने क्या बोला कि लेजर में जितने भी अकाउंट होंगे, कैश अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट होगा, मोहन अकाउंट होगा, सोहन अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा, रेंट अकाउंट होगा, जो मर्जी अकाउंट होगा, उन सभी की हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे। सभी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की जितने भी हमने लेजर्स में बनाए हैं, उन सभी के एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, placed side by side and prepared with the objective of checking the arithmetical accuracy। अब ध्यान से देखना, जिस पॉइंट को मैं ना बोल्ड करता हूं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में अपने इस तरह से आपको फिलअप आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्या कहता है, इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, कि कैसे से अरेंज किया जाता है इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। नीचे मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, उधर और क्लियर हो जाएगा। इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम है। And placed side by side, prepared with the objective of checking the arithmetical accuracy of an entries made in the books of accounts and to facilitate preparation of financial statement। अब यही इधर बोलता है that it is arranged in the form of debit and credit column। हम इसमें क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स बनाते हैं, ताकि हम पता कर सकें हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, हमारी एरिथमेटिक एक्यूरेसी के बारे में पता कर सके। तो वो कौन बताता है, हमारे ट्रायल बैलेंस। अब देखो, आपको इधर से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रायल बैलेंस हेल्प अस टू डैश। तो इट हेल्प्स अस टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्या हमने अपने अकाउंट सही ढंग से बनाए हैं।
कहीं हमसे डेबिट 90 रुपए हो गए और क्रेडिट हमसे 100 रुपए तो नहीं हो गए। ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है, अगर ऐसा हुआ होगा तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस पता कर लेगा। अब आपको पता है ना, जो इंसान है वो गलतियों की मूर्ति है, गलती किए बिना रह नहीं पाता। तो ये जो गलती है ना आपकी, कौन पहचानेगा? ट्रायल बैलेंस पहचानेगा। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस का यही काम है, मेन मकसद इसका काम है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जब ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता कर लेता है, उसके बाद अगर आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ गया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का काम है आपको मदद करना टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक जाने वाला है। मतलब कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाने वाले हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। वो किसकी मदद से? ट्रायल बैलेंस। अब आपसे पूछा जाए किसकी मदद से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं? सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इधर ही हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी कंप्लीट होता है। अकाउंटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ था सर? हमारा जर्नल से स्टार्ट हुआ था। जर्नल के बाद सर हमने लेजर किया था। सर लेजर के बाद हमने क्या किया था? ट्रायल बैलेंस किया। सर ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें जितने भी टॉपिक्स आई, इनके रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं सर इसमें तो मैक्सिमम आ गया। हाँ, मैक्सिमम आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, जनरल का लेजर बनाना, लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और अगर इतना साइकिल भी अगर आपको प्रॉपरली आ गया तो मैं गारंटी देता हूं 16 to 17 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक से हम थोड़ा भटक गए थे, तो ट्रायल बैलेंस हमारा टॉपिक चल रहा है। होप सो आपको पता चल गया होगा ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब बात करते हैं इसके फीचर। इसके फीचर क्या है? इट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की ये एक समरी है, ये एक स्टेटमेंट है। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, जिसको मैं बोल्ड करता हूं, मैंने आपको हमेशा बोला इंपॉर्टेंट है। दैट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, याद रखना। आपसे पूछा जाए ट्रायल बैलेंस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि बैलेंस शीट है, सॉरी रियल अकाउंट है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर इट इज नॉट ए अकाउंट। ये कोई रियल अकाउंट नहीं है, ये कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है सर, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है जो हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ऊपर मैं बता चुका हूं, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कहां गया, इधर होगा होगा होगा, हाँ ये। अब याद रखना, आपसे पूछा जाएगा जो ट्रायल बैलेंस है ये कब बनाया जाता है? एट द फॉर द पीरियड कि फॉर ए पर्टिकुलर डेट। तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, सॉरी पर्टिकुलर डेट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर डेट। ध्यान सुनना, डेट क्यों? इधर हम लिखेंगे एज ऑन। एज ऑन का मतलब है, अब देखो ट्रायल बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इधर मैंने समझ लो लिखा एज ऑन 31 मार्च। कैश इन हैंड फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 31 मार्च को बैलेंस था 10,000, तो इधर हम 10,000 लिखेंगे ना। जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को भी मेरे पास 10,000 ही हो, कैश का बैलेंस बदल भी सकता है। तो उसके कारण ट्रायल बैलेंस जो है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम को बनाया जाता है। तो तभी मैंने इधर लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट वन है, अभी भी बच्चों को डाउट था। तो पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। हमारे वो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पीरियड के लिए होते हैं। वो समझ लो 3 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के। वो ये नहीं होता कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें एक दिन का बना रहे हैं, ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिन का बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने पता करना है 31 मार्च को मेरे कितना कैश है, तो मैं ट्रायल बैलेंस बना लूंगा। मैंने पता करना है 4 अप्रैल को मेरा कितना कैश का बैलेंस है, तो मैं ट्रायल बैलेंस बना लूंगा। अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता करनी है तो मैं ट्रायल बैलेंस बना लूंगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, दैट इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पीरियड। पीरियड नहीं आएगा इधर। इट सर्व द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस यही है, इट इंश्योर दैट द पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर इज डन करेक्टली। तो मेन चीज ये, इसका बड़ी कथा में यही बोलेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। आगे बढ़ते हैं। द ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये भी पढ़ लिया। एंड द ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो सर्व एज ए यूजफुल समरी ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इट इज ए समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ ए फर्म। We will not refer to any individual ledger account if any detail are needed. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, एक प्रॉपर समरी बनाई होगी, मेरे पास आ गया राम,
राम ने पूछा सर मेरा बैलेंस बता दिए। अब आपको मैंने बता दो दिया, लेजर से हम पता करते हैं हमारे बैलेंसेस। अब मैं उसकी कॉपियां ही छांटते रहूंगा, राम का खाता है कहां पे, ठीक है, मैं कॉपी आगे करते रहूंगा। अच्छा राम का इस पेज नंबर पे तो नहीं है, इस पेज नंबर पे तो नहीं है, मैं आगे आगे करते रहूंगा, क्योंकि जो जब लार्ज बिजनेस हो जाते हैं तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर मैंने उसका प्रॉपर्ली ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो मुझे ट्रायल बैलेंस से आसानी से पता चल जाएगा दैट उसका नाम कहां पे है। तो ये वही बोला, अदरवाइज रिलाई ऑन द ट्रायल बैलेंस, वी विल ओनली रेफर टू द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स इफ एनी डिटेल्स आर नीडेड, अदरवाइज वी रिलाई ऑन द ट्रायल बैलेंस। बात करते हैं अब मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के तरह तरह के मेथड्स क्या हैं, इसके 3 मेथड है, एक टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड कंपाउंड मेथड, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब हम रिवाइज कर रहे हैं, मैंने डीपली आपको समझाया हुआ। अब आपको पता है टोटल मेथड और बैलेंस मेथड और कंपाउंड मेथड है, ठीक है। कंपाउंड मेथड हो गया इन दोनों का मिक्सचर, जो ऊपर 2 है, ठीक है। अगर ऊपर 2 समझ आ गए, तीसरा वाले को हम छोड़ देंगे। कंपाउंड क्या है, टोटल प्लस बैलेंस। अब इसमें क्या होता है, टोटल मेथड क्या होता है, टोटल मेथड में होता है हम क्या करते हैं, आप सभी को याद होगा हम लेजर बनाते हैं। लेजर में हम क्या किया था सर, कल हमने ऐसे लेजर बनाया था। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड था 80 रुपीज, क्रेडिट साइड था 100 रुपीज। अब हमारे डेबिट साइड के 20 रुपए कम है, डेबिट साइड हमारे क्या है 20 रुपए कम है। हम इधर क्या करते थे, बैलेंस करते थे 20 रुपए, हम इधर लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन ये जो हमने बैलेंस किया ये हमने नहीं करना, हमने सिंपली ट्रायल बैलेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कैश अकाउंट था, ठीक है। हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट और डेबिट साइड लिख देंगे 80 रुपए, क्रेडिट साइड लिख देंगे 100 रुपीज, बस कोई बैलेंस नहीं करना। कैश अकाउंट के डेबिट साइड भी 80, क्रेडिट साइड भी 100, जो जो बैलेंस है वो लिखते रहेंगे। ऐसे करते हुए हम एंड में डेबिट का प्लस करेंगे, क्रेडिट का प्लस करेंगे, दोनों का बराबर आना चाहिए, तो डेट इज ट्रायल बैलेंस। फिर बात होती है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम किसको लिखते हैं, जो बैलेंस है। तो जैसे इसका बैलेंस कितना बचता है 20 रुपए, फिर इसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड। बैलेंस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड। तो अब हम बैलेंस मेथड में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 20 रुपए, बस। बैलेंस मेथड में ये डिफरेंस। टोटल में हम दोनों का टोटल लिखते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, लेकिन बैलेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, ठीक है। ये था कंसेप्ट, और कंपाउंड में दोनों का मिक्सचर है। अब बात होती है ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हो, आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप सभी को याद होगा क्लियर के बारे में, CLEAR। ये जो क्लियर था इसमें आप सभी को याद होगा डेट एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर इंक्रीज देन वी हैव टू डेबिट इट। अगर इनको हमने इंक्रीज करना है तो हम इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, याद रखना। और बात करें कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, तो इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। बस इनको आपने अगर पहचान लिया, आपसे यही पूछा जाएगा जल्दी से बताइए रेंट रिसीव्ड का क्या बैलेंस है, तो आपका आंसर जो है सर इट इज ए रेवेन्यू, सो इट एज ए बैलेंस ऑफ क्रेडिट। मैं आपसे पूछता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या बैलेंस होना चाहिए, सर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम और रेवेन्यू एक ही चीज होती है, ठीक है। तो बच्चे पूछे थे लास्ट वीडियो में, तो एक ही चीज होती है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर इनकम, तो वो हमारी इनकम है, तो उसको हम किस में डालेंगे, क्रेडिट साइड। सैलरी पेड, सैलरी पेड इज आर एक्सपेंस, तो वो हमारा खर्चा है, तो खर्चे को हम किस में डालेंगे, डेबिट साइड। मशीनरी, मशीनरी इज आर एसेट, तो एसेट को हम किस में डालेंगे, डेबिट साइड। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग इज आर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को किस में डालेंगे, क्रेडिट साइड। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट। तो इधर मैं आपको एक प्रॉपर्ली इधर हम देखते हैं, देखो ये जितने भी सभी डेबिट बैलेंस है, क्यों। अब ये देखिए पहला आपका इधर आता है हेडिंग दैट इज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एज एसेट, तो एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। कैश एट बैंक इज एसेट, डेबिट। बिल रिसीवेबल इज एसेट, डेबिट। सन्डी डेट इज एसेट, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक इज एसेट, डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट, डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट, डेबिट। फर्नीचर एसेट, व्हीकल एसेट, गुडविल एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। ड्राइंग्स आपका हो जाता है, ड्राइंग्स का बैलेंस याद रखना कैपिटल का उल्टा रहता है, दैट इज डेबिट, ठीक है। परचेजेस आप सभी को होता है, एक्सपेंसेस को हम कंसिडर कर देते हैं, तो उसका बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। सेल रिटर्न का मैंने आपको बताया था, सेल का उल्टा, तो इसका क्या बैलेंस रहेगा, डेबिट।
कैरेज इनवर्ड इज आर एक्सपेंस, डेबिट, कैरेज आउटवर्ड इज आर एक्सपेंस, डेबिट, रेंट पेड इज आर एक्सपेंस, डेबिट, पेड पेड पेड, तो पेड है तो एक्सपेंस है, देख सकते हो। जितने भी लॉसेस हैं उनका बैलेंस डेबिट, ये जितने भी आप देख सकते हो ये सभी के सभी क्या है, हमारे खर्चे हैं, तो खर्चों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब मैंने आपको बताया जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, कैपिटल है और रेवेन्यू है, उनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। आप इधर देख सकते हो, ये आपका आ गया सेल, सेल इज आर इनकम, क्रेडिट, परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, क्रेडिट, कैपिटल, कैपिटल इज आर क्रेडिट, बैंक लोन इज आर लाइबिलिटी, क्रेडिट, सिंडिकेट इज आर लाइबिलिटी, क्रेडिट, बिल पेएबल इज आर लाइबिलिटी, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड इज आर इनकम, क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आर इनकम, क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी हमारा हो जाता है, हमने जो प्रोविजंस बनाए हैं ये हमारी लाइबिलिटी वाली साइड आते हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। होप सो क्लियर होगा, यही कंसेप्ट था, इसमें ज्यादा डीप नहीं है कि क्लियर, CLEAR, E और जो A है इन सभी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और जितने भी CL और R है इनका बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। होप सो क्लियर होगा, ये हमारी प्रॉपरली बैलेंस शीट, ये हमारी ट्रायल बैलेंस बनी है, ठीक है। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सिंपली मैं ये इतनी बड़ी कथा नहीं पढ़ने वाला, आपको समझाने वाला हूं कि क्या हमने करना है। आपसे यही पूछा जाएगा, द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन विच साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नोवेयर। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ही वो डेबिट साइड आता है ना ही वो क्रेडिट साइड आता है, वो कहां पे आता है, फुटनोट में आता है, पाऊ में। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस के नीचे आप पाऊ में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब इसका रीजन क्या है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी है। उसको पाऊ में क्यों रख रहे हैं, ठीक है, उसको पाऊ में क्यों रख रहे हैं, वो अंदर क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये आता है दैट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो परचेज में पहले का इंक्लूडेड है, परचेज ओपनिंग स्टॉक में पहले का इंक्लूडेड है, तो उसके कारण हम उसे क्लोजिंग स्टॉक को उधर नहीं लिखते। ऐसे तो डबलिंग हो जाएगी, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक अलग भी लिख दूं और परचेज में पहले का लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को पाऊ में रखते हैं। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंदर भी आता है, कब आता है, तो आपका आंसर है सर जब जब ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, जब जब ट्रायल बैलेंस पे परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा, तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो अब तो डबलिंग नहीं होगी, तो उसके कारण हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड कर लेते हैं जब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या एडजस्टेड परचेज लिखा होगा, देन क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग स्टॉक डजंट अपीयर, तब हमने ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, सरल भाषा में क्लियर हो जाएगा कि अगर परचेजेस लिखा होगा तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा होगा या एडजस्टेड परचेज लिखा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। होप सो क्लियर होगा, तो यही था हमारा ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट। अब आज की टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे कुछ गलतियां हैं, ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, और ऐसी जो कुछ गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस पहचान पाएगा, ठीक है। अब देखो कभी कभार क्या होता है, गलतियां पहचानने में गलती हो जाती है ट्रायल बैलेंस से, वो पहचान ही नहीं पाता, तो उसके क्या रीजन है। तो पहला उसका रीजन आता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा का पूरा भूल चुके, ओमिशन मतलब भूल जाना, आप पूरा का पूरा भूल गए, तो उस टाइम पे ट्रायल बैलेंस आपकी गलती नहीं ढूंढ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसैक्शन थी, सभी ना मैं एग्जाम्पल के तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ये बड़ी कथा लर्न करने की जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप लेकिन पढ़ लेना एक बारी। तो क्या बोलता है कंप्लीट ओमिशन, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ट्रांसैक्शन हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब मैं ये पूरी की पूरी ट्रांसैक्शन करना भूल गया, लेजर अकाउंट में ना मैंने कैश अकाउंट में एंट्री की ना श्याम अकाउंट में की, तो क्या वो गलती ढूंढ पाएगा, नहीं। हम तो यही एज्यूम करेंगे ये एंट्री नहीं हुई थी। याद रखना
ट्रायल बैलेंस तब गलती ढूंढ पाएगा जब आप कभी कभार डेबिट कर दोगे लेकिन उसका ही जो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट है वो करना भूल जाओगे, या उसका क्रेडिट कर दोगे उसका डेबिट करना भूल जाओगे। मतलब दो में से कोई एक कर गए हो दूसरा नहीं किया, या दो में से एक ही अमाउंट ज्यादा ले ली एक ही कम ले ली, तो तब वो गलती ढूंढ पाएगा, ऐसे वो गलती नहीं ढूंढ पाता। ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। ये था इसका कंसेप्ट। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहता है जब आप पूरी की पूरी गलती भूल जाओ, जब आप पूरा का पूरा भूल जाओ कि हां मैं ये एंट्री करना ही भूल गया हूं, ना मैंने कैश अकाउंट की एंट्री की ना मैंने श्याम अकाउंट की एंट्री की, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो गलती है वो नहीं पता चलेगी, इससे आपकी जो एरर है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला रीजन ये आ गया। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है, इफ ए ट्रांजेक्शन वाज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू ए रॉन्ग अकाउंट विद करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड। एरर ऑफ कमीशन हो गया जब आप गलत अकाउंट में एंट्री कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मैंने एंट्री करनी थी, करता हूं मैं कैश टू श्याम, मैंने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, लेकिन मेरे से गलती क्या होगी, मेरे से पढ़ने में गलती होगी, श्याम की जगह ना मैंने राम लिख दिया। अमाउंट सेम रखी, 100 रुपए करने थे 100 रुपए ही किए, बस मैंने क्या किया, क्रेडिट किसको कर दिया, श्याम की जगह राम। तो इसमें क्या गलती पहचान पाओगे, नाम ही तो गलत हुआ, अमाउंट का थोड़ी डिफरेंस हुआ। कैश में भी मैंने ऐसे कैश का जब मैंने लेजर बनाया उसमें भी 100 रुपए डाल दिए, राम में भी मैंने 100 रुपए डाल दिए, चाहे डालने मैंने शाम में थे, चाहे शाम का बैलेंस 100 रुपए कम दिखा रहा होगा, राम का ज्यादा दिखा रहा होगा, तो इसको एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और द लेजर द ट्रायल बैलेंस विल रिमेन अनइफेक्टेड, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका होता है कंपनसेटरी एरर, ठीक है। ये कौन सा एरर होता है, दीज आर एरर्स विच आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द कमीशन ऑफ अनदर एरर और एरर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट नेचर। तो कंपनसेटरी एरर कौन सा होता है, वो एरर है जो आपकी गलती को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो आपकी गलती को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल एक जगह पे डेबिट साइड पे 100 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया और एक और गलती कर दी, गलती इधर एक नहीं होती, याद रखना कंपनसेटरी में गलती आपसे दो हो रही है। एक गलती में आपने डेबिट साइड 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया और दूसरी गलती में आपने क्रेडिट साइड 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये जो आपने दोनों साइड 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या ये गलती पहचान पाएगा, कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर चल रही है। तो ये आपकी होती है कंपनसेटरी एरर। दीज आर द एरर्स विच न्यूट्रलाइज बाय द कमीशन ऑफ अनदर एरर। अनदर एरर मतलब इसमें एक से ज्यादा एरर आप करते हो, उसके कारण ये आपकी गलती जो है छुप जाती है, छिप जाती है। फॉर इंस्टेंस आप इधर पर्स ले सकते हो, सेल बुक को आपने 3000 ज्यादा ले लिया एंड द एक्सेस क्रेडिट टू द सेल अकाउंट विल द अरिथमेटिक ऑफसेट ईदर बाय ओवर डेबिटिंग और अंडर क्रेडिटिंग अ सिंगल अकाउंट और सेवरल अकाउंट विद द टोटल सम ऑफ 3000। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, ठीक है। अब बोलता है इफ ए रॉन्ग अमाउंट इज रिटन इन सब्सिडरी बुक देन एंट्रीज ऑन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग अमाउंट एंड देन द ट्रायल बैलेंस विल न्यूट्रली एग्री। तो अगर आप रॉन्ग अमाउंट भी डाल देते हो सब्सिडरी बुक में, ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में आपने अमाउंट ही गलत डाल दी, तो इससे भी आपकी जो ट्रायल बैलेंस है उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दैट एंट्रीज ऑन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग अमाउंट एंड देन द ट्रायल बैलेंस विल न्यूट्रली एग्री। तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी एग्री कर जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़े थे ना, तो उन प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करो। फॉर एग्जांपल आपके दो तरह के खर्चे होते हैं, एक आपका खर्च होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपका नॉन रेकरिंग नेचर का होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है, तो वही कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एंट्री होती है मशीनरी का जो वेजेस हमने पे किए हम मशीनरी में इंक्लूड करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लेकिन किसी एक अनाड़ी बंदे को इसकी गलत एंट्री दे दी, उसने क्या एंट्री कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने आपको क्या बोला, इट इज आर कैपिटल नेचर, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर का बना रहे हैं। हमने सिंपल प्रिंसिपल चेंज किया लेकिन अमाउंट तो सही डाली है ना, तो अमाउंट सही डाली है, तो ये भी गलती हमारी नहीं ढूंढ पाता जस्ट बिकॉज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। गलती हमसे हुई है, मिस्टेक हमसे हुई है, लेकिन जो हमने गलती की है वो ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाएगा।
आगे बात करते हैं एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब ऐसे कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर पाता है? रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। अगर आप सब्सिडरी बुक की रॉन्ग टोटलिंग कर देते हो बाय मिस्टेकन ओनली इन सेल्स अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100 दस द ट्रायल बैलेंस डिसएग्री। ठीक है, अब बोलते हैं फ्रॉम द सेल्स बुक ऑल द पर्सनल अकाउंट्स हैव बीन डेबिटेड करेक्टली। ठीक है, सेल्स बुक में सभी पर्सनल अकाउंट आपने सही उतारे, लेकिन सेल्स अकाउंट में आपने 100 रुपया कम ले लिया, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिट साइड छोटा शो करेगा, क्रेडिट साइड फॉल शॉर्ट ऑफ द 100 रुपीज अमाउंट। अगला बोलता है पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। अगर आप रॉन्ग अमाउंट को पोस्ट कर देते हो, इफ ए रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन वन ऑफ द टू अकाउंट्स द ट्रायल बैलेंस डिसएग्री। अगर आप गलत अमाउंट को डाल देते हो तब भी ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा। फॉर इंस्टेंस सेल्स मेड टू राम 570 रॉन्गली डेबिट टू राम अकाउंट विद 750 इंस्टेड ऑफ रुपीज 570। राम अकाउंट हैज बीन ओवर डेबिटेड बाय रुपीज 180। ठीक है, वो कहता है फॉर एग्जांपल आपने सेल की थी राम को 570 की, लेकिन आपने राम अकाउंट में 750 डाल दिए 570 की जगह। सेल अकाउंट में सही डाले, लेकिन राम अकाउंट में आपने गलत डाल दिए, तो इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गलती शो कर देगा। अगला बोलता है पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अब आपने अकाउंट के गलत जगह पे एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री होनी थी परचेज टू शाम। ठीक है, पर आपका जब परचेज अकाउंट बनेगा तो हम टू शाम लिखेंगे, टू शाम अकाउंट बनेगा तो हम परचेज लिखेंगे। लेकिन जब हमने परचेज अकाउंट बनाया तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया टू शाम, और जब हमने शाम अकाउंट पे बनाया उसमें भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिया परचेज। दोनों देख रहे, दोनों में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, तो इससे इसकी भी गलती हमारी पास चल जाएगी और इसमें डबलिंग हुई है। आपका ऑब्वियस ही बात है, डेबिट साइड 2 बार लिख रहे हो, क्रेडिट साइड 1 बार भी नहीं लिखा, तो ये भी कंसेप्ट समझो। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, जब आप गलत जगह पे आपने करना क्रेडिट था लेकिन आप कर चुके हो डेबिट, तो ये भी गलती वो पहचान लेगा। पोस्टिंग ट्वाइस टू ए लेजर, अगर आप उसकी एंट्री डबल टाइम लिख रहे हो, फॉर इंस्टेंस सैलरी ऑफ 500 पेड हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट ट्वाइस बाय मिस्टेक। ठीक है, आपका सैलरी अकाउंट में 2 बार आपने एंट्री कर दी 500 की, लेकिन कैश अकाउंट में एक ही बार हुई है, तो वो भी गलती वो पहचान लेगा। ठीक है, ओमिशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब आप जब लेजर अकाउंट आपने बनाए, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, गलती से आप कैश अकाउंट लिखना ही भूल गए ट्रायल बैलेंस में। लेजर में बना हुआ है लेकिन ट्रायल बैलेंस में उतारना भूल गए, तो तब भी आपकी गलती पता चल जाएगी। बैलेंस ऑफ अकाउंट रिटर्न टू द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जांपल मशीनरी का बैलेंस हमेशा होता है डेबिट, 570 मैंने लिख रहा था मशीनरी का डेबिट साइड, लेकिन मैंने उसको लिख दिया गलती से क्रेडिट साइड, तो तब भी वो गलती पहचान लेगा। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण ट्रायल बैलेंस अपनी गलतियां पहचान लेता है, इसकी गलतियां हमें पता चल जाती हैं, और ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो मिस्टेक ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। आपसे यही एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट बी डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए सर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर, सर रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड बस यही थे। ठीक है, एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस भी आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने प्रॉपर्ली आपको एग्जांपल के तौर पर सिखा दिया, प्रॉपर्ली हमने पहले डीपली पढ़ा हुआ है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से रिवाइज मैंने कराया। तो अब कुछ इसके एमसीक्यू लगाते हैं ताकि आपके जितने भी मन में आशंका है, डाउट्स हैं, वो सब कुछ दूर हो जाए। तो देखते हैं हमें कितना समझ आया। तो बात करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है। सर क्रेडिट बैलेंस हमारा हमने पढ़ा था कैपिटल लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, तो जहां जहां आपको कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू दिखा है उधर हम कर देंगे टिक। तो इधर बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, आप देख सकते हो। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हो जो एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो ये वाला ऑप्शन इधर से इसके कारण गलत हो जाता है। सी ऑप्शन में बात करें तो हमारे एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट, तो ये ऑप्शन इधर से गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन में बात करें तो लॉसेस, तो लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन का सही रहेगा, बिकॉज रेवेन्यू, लाइबिलिटी एंड कैपिटल दीज 3 आर हैव क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। अब ट्रायल बैलेंस का क्या मेन मकसद है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वो मैंने आपको बता चुका हूं। अब जो उसकी है मेन मकसद है कि टू चेक द एक्यूरेसी, किसकी एक्यूरेसी, बैलेंस शीट की। नो सर बैलेंस शीट तो बाद में बननी है, अभी तो आपने बनाना भी नहीं सिखाई रिवीजन क्लासेस में, अभी हमने आगे बनानी है, तो बैलेंस शीट की कैसे एक्यूरेसी को पता कर लेगा। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस के बाद में बनता है, ट्रायल बैलेंस से पहले नहीं बनता। तो वो किसकी मिस्टेक पता कर सकता है, दैट इज लेजर अकाउंट। कहीं हमसे लेजर में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे कौन सा आएगा, आप देख सकते हो फर्नीचर अकाउंट जो है इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज आर एसेट, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन।
फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। तो अब क्रेडिट साइड की बात हो रही है, तो क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आती हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर इनकम। जी सर, तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस देन ट्रायल बैलेंस मींस। तो ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है? तो ट्रायल बैलेंस का सिंपली यही मतलब है, जरूरी नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सर ट्रायल बैलेंस की कुछ ऐसी मिस्टेक है जो हम पहचान भी नहीं सकते। ठीक है, हमने कितने मिस्टेक पढ़ी ना, कंपनसेटरी मिस्टेक पढ़ी, टोटली ओमिशन पढ़ा, और भी बड़ी मिस्टेक्स पढ़ी। तो उसका यह मतलब नहीं है कि अकाउंट बैलेंस इज करेक्ट, उसका यह मतलब है मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। उसका यह मतलब है, उसका यह मतलब है दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, क्या होता मिस्टेक, लेकिन हम उसमें पहचान नहीं सके। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस किसका होगा इसमें? तो ये सभी का इसका डेबिट बैलेंस ही है, तो ऑल ऑफ दीज। अ ट्रायल बैलेंस इज ए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की नन ऑफ दीज। तो ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, इट इज ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बैलेंसेस, सॉरी। एट क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स। ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद क्या है? टू प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, की प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, की प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। तो उसका मेन मकसद है कि आप तीनों की तीनों चीजें बना लो। तो फाइनल अकाउंट में तीनों आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाती है, बैलेंस शीट भी आ जाती है, और ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस इज ए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज ए प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। टेंथ, वट इज द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट। आप सभी को ऊपर मैंने दिखाया था डेट ड्रॉइंग अकाउंट हैज ए बैलेंस ऑफ डेबिट। ये कैपिटल का उल्टा होता है, ये चीज याद रखो। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ऑब्वियस बात है उसका उल्टा होता है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, वट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वो प्रोसेस अप टू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अप टू ट्रायल बैलेंस क्या आंसर रहता है? दैट इट इज द समराइजिंग, हम समरी बना रहे हैं उसमें। इन ए ट्रायल बैलेंस द डेबिट बैलेंस शुड बी डैश द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस है शुड बी डैश द क्रेडिट बैलेंस। तो ऑब्वियस बात है वो इक्वल होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, तो इसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा। 14th, इन द ट्रायल बैलेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैज डैश बैलेंस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है हमारे लिए लायबिलिटी, टेंशन है। मैंने इनकम पैसा लेना था, समझ लो ट्यूशन फी लेनी थी, ट्यूशन फी मैंने एडवांस में ले ली, अब मेरे पास टेंशन है कि मैंने उनको महीना भर पढ़ाना भी है, ये चीज भी तो रहेगी। तो हमें अब टेंशन है, तो टेंशन दैट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। 15th, एक्रूड इनकम हैज डैश बैलेंस। एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो हमारी इनकम जो है, मतलब इसी का उल्टा हम ले लेते हैं कि जो मेरी ट्यूशन फी आनी थी अभी तक आई नहीं है, ड्यू हो गई है, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है, मेरे पास पैसा आना है। चाहे मेरे पास टेंशन होगी हाँ बच्चा भाग नहीं जाए, ये ना हो जाए, लेकिन इसको हमने दूसरे सेंस में लेना है। हमने ये नहीं सोचना कि कोई भाग जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज एसेट। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? ए ऑप्शन, डेबिट बैलेंस। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट। तो हमने पढ़ा डेट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल का पहला मेन मकसद क्या रहेगा? पहले ट्रांसैक्शन एनालिसिस करो, जर्नल करो, लेजर करो एंड ट्रायल बैलेंस करो। तो 17th का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 18th की बात करते हैं, 18th में बोल रहा है टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेन मेथड कौन से हैं? बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। और एक और मेथड है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। अगर देखो अभी मेरे हिसाब से आपको ना इसके मेथड में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, एक बारी आपको जो मैंने बुक प्रोवाइड की हुई है हमारी डेट एनसीईआरटी की भी प्रोवाइड की है, मैंने आपको तमिलनाडु की बुक भी प्रोवाइड किया, आप उसमें एक बार ट्रायल बैलेंस खोल लीजिए, आपको तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपका टोटल मेथड क्या है, बैलेंस मेथड क्या है, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है क्या टोटल में, और इसके रिलेटेड और कुछ नहीं आने वाला। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इन द जर्नल एंट्री विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाएगा? तो 19th का आंसर रहेगा, आप पढ़ सकते हो सी ऑप्शन, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट्स आर ओवर वैल्यूड बाय द सेम अमाउंट। जब आप क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों को ओवर वैल्यू कर दोगे ज्यादा, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड भी 100 रुपए ज्यादा, क्रेडिट साइड भी 100 रुपए ज्यादा, सेम अमाउंट से जब आप उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे तो वो जो गलती है वो ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाएगा। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब किसको आपने क्रेडिट कॉलम में डालना है ट्रायल बैलेंस के? परचेजेस को, रेंट एक्सपेंस को, फर्नीचर को, कि परचेज रिटर्न को।
तो 20th का आंसर रहेगा परचेज रिटर्न। आप ऊपर देख सकते हो, इसका भी बैलेंस डेबिट होता है, इसका भी बैलेंस डेबिट होता है, इसका भी बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन जो परचेज रिटर्न है वो परचेज का उल्टा है, तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 21 ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट अकाउंट लेजर की जनरल। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। 22 आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ। अगर जब आप लेजर बना लेते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेजर बनाने के बाद आपका मेन नेक्स्ट टास्क होगा टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। तो 22 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 23 की बात करते हैं, द ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस में सभी के सभी अकाउंट्स आते हैं। और ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस मेथड ओनली व्हेन, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस को आप बैलेंस मेथड में कब बनाओगे, जब आप सभी लेजर्स को बैलेंस करोगे, उसके बाद ही बैलेंस अकाउंट बनेगा। बैलेंस मेथड से आप तभी बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं तब भी हम बैलेंस मेथड कर सकते हैं, नहीं तो टोटल मेथड आपका क्या होता है, डेबिट का जितना टोटल है वो डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट का जितना टोटल है वो क्रेडिट साइड लिख दो, वो हमारा हो गया टोटल मेथड। लेकिन बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, जो भी बैलेंस होगा वो हम उस साइड पे लिख देंगे। 25 एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड बाय। तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो किससे इफेक्ट करेगा, वन साइडेड एरर से, टू साइडेड एरर से, कि बोथ ए एंड बी, कि नन ऑफ दिस। तो 25 का आंसर रहेगा वन साइडेड एरर से। वो अपनी जब एक साइड आप एरर करोगे तो वो पहचान पाएगा, अगर दोनों साइड आपके सेम एरर रहेंगे तो नहीं पहचान पाएगा। अ ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड टोटल डजंट टाई, व्हिच अप्रोच द ट्रेडर शुड फॉलो। ठीक है, बोलता है ही शुड रीचेक ऑल द लेजर, should recheck the total of trial balance, he should open the suspense account की all of the above। तो 26 का आंसर रहेगा all of the above। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर था, एक अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया लेकिन उसका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, तो उसे कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो पहला अप्रोच वो क्या करेगा, लेजर को रीचेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को फिर से चेक करेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद भी उसको अगर कोई मिस्टेक नहीं पता चले तो वो क्या कर देगा, सस्पेंस अकाउंट बना देगा। ठीक है, जिस साइड पे थोड़ी कम अमाउंट होगी उधर सस्पेंस अकाउंट बना दिया और उधर लिख दिया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, तो तब बराबर कर देंगे। फिर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। 27 while preparing the trial balance the accountant finds that the total of the credit side column is short by 200, the difference will be। अब वो कहता है जो आपका क्रेडिट कॉलम है ना वो 200 रुपए कम है, तो इसका जो डिफरेंस है हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट कर देंगे। द अकाउंट विच हैज ए डेबिट बैलेंस एंड इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, तो डेबिट साइड पे आपका कौन सा आ जाएगा, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट। 29 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट फॉर ए ईयर की नन ऑफ द अबव। तो 29 का आंसर रहेगा ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। 30th विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के मेन मकसद क्या है, तो मेरे हिसाब से तो सभी के सभी हैं। हाँ जी जनाब, ये तीनों के तीनों इसके मेन मकसद है, तो बोथ ए बी एंड सी आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, देखो वेजिस पेड जो है इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ड्रॉइंग का बैलेंस होता है डेबिट, सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन सेल रिटर्न है तो इसका भी बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो बच क्या गया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 32 सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्परेरी अकाउंट, परमानेंट अकाउंट, लोन अकाउंट की लाइबिलिटी अकाउंट। तो जो आपका सस्पेंस अकाउंट है इट इज ए टेम्परेरी अकाउंट, जैसे ही आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी इस अकाउंट को हम खत्म कर देंगे और उस मिस्टेक को ले आएंगे। 33 which of the following will cause a difference on trial balance, an invoice omitted from the sales day book, an invoice 415 entered in the sales day book by 451, an invoice 600 entered in the sales day book not included in the monthly total, a credit note entered to the sales day book। ठीक है, तो 33 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि एक इनवॉइस है जो 600 रुपए का है एंटेड इन द सेल्स डे बुक बट नॉट इंक्लूडेड इन द मंथली टोटल। जब हमने मंथ का टोटल किया तो ये जो 600 रुपए का इनवॉइस था इसको हम इंक्लूड करना भूल गए, लेकिन जो इनवॉइस है 415 का हमने 451 से किया, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। 34 अ ट्रायल बैलेंस इज ए डैश एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, तो इट इज ए प्राइम फेशिया एविडेंस ऑफ ए, आपको ये लॉ में वर्ड बड़ी बार यूज होता है। ठीक है, तो इट इज ए प्राइम फेशिया एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। 35
अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ अ करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। ₹5,000 रिसीव फ्रॉम हरीश इज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ हरी, ठीक है। सेल्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस, सेल्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस basis is credited to sales account and debited in cash account. Goods of 2,500 returned to Ram is added to the purchase. अब ध्यान से देखना, कहता है a current entry is posted twice. एंट्री की बात हो रही है, एक ही एंट्री को आपने दो बारी पोस्ट कर दिया, कोई चक्कर नहीं। अगर एक ही एंट्री को हम एक अकाउंट में दो बारी पोस्ट करते हैं ना, तो वो मिस्टेक ढूंढ पाता। हमने एक ही एंट्री को दो बारी पोस्ट किया है, तो उससे कोई चक्कर नहीं होगा। ये बात है कि डबलिंग हो जाएगी, तो लेकिन ये ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा, तो ए ऑप्शन तो क्रॉस हो जाता है। बी में बोलता है 5,000 हमने हरी से रिसीव किए थे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश, लेकिन गलती से हमने क्रेडिट साइड किसको कर दिया? हरी को कर दिया। तो मैंने कहा नाम ही गलत किया है ना, साइड तो ठीक है ना, साइड हमने सही चुनी है, सिर्फ और सिर्फ नाम में गलती हुई है, तो ये भी गलती ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा। सेल ऑफ क्रेडिट बेसिस इज क्रेडिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट को तो क्रेडिट करना था, एंड डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपका क्रेडिटर, सॉरी डेटर, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन हमने डेटर की जगह क्या कर दिया? कैश कर दिया, तो क्या हो गया? हमने बस जगह ही, नाम ही बदला ना, अमाउंट तो नहीं बदली। उसकी जो डेबिट करना था, डेबिट तो सही किया है ना, तो उसके कारण ये जो हमारी थर्ड मिस्टेक है वो भी नहीं पहचान पाएगा। तो जो फोर्थ मिस्टेक है वो हम पता कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने गुड्स रिटर्न किए थे, ठीक है, सेल रिटर्न को हमने गलती से किसमें कर दिया है? इज एडेड इनटू द परचेज, ठीक है, मतलब सॉरी, परचेज रिटर्न को हमने परचेज में घुसा दिया। हमने 2500 के जो परचेज की थी उसको हमने अब रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब वो हमने परचेज रिटर्न को परचेज में ऐड ऑन कर दिया, तो ये मिस्टेक वो पहचान पाएगा। 36, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में अभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वाइज दूर करने की। कहता है, ध्यान सुनना, अ न्यू मशीन वॉज परचेज 1 लाख बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर 11,200 वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू लेजर। कहता है एक हमने मशीन खरीदी 1 लाख की, बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट। साफ तौर पे लिखा है फर्नीचर अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ, दोनों में नहीं। एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री क्या होगी? हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया तो मशीन टू कैश, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी? फर्नीचर टू कैश। लेकिन हमने फर्नीचर में जब पोस्टिंग की, लेजर में डाला, तो हमने तो 10,000 डाला 1 लाख के बदले, लेकिन कैश में हमने 1 लाख ही डाल दिया। तो इधर क्या हुआ? डेबिट साइड हमारा 90,000 कम है। डेबिट साइड क्या होगा हमारा? 90,000 कम है। अब क्या हुआ? हमें डेटर से पैसे रिसीव हुए 11,200 के, वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन लेजर। मतलब हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन लेजर में करना भूल गए। कैश बुक में हमने डेटर से पैसा मिला, ठीक है, तो डेटर को हमने क्रेडिट करना था, डेटर में से माइनस करने थे ना, लेकिन डेटर में से हम क्रेडिट करना भूल गए, ओमिटेड। तो इससे क्या होगा? क्रेडिट साइड हमारा 11,200 कम होगा, डेबिट साइड 90,000 कम हुआ, क्रेडिट साइड 11,200 कम हुआ। तो टोटल दोनों में डिफरेंस कितना होगा? बोलता है इन दोनों के टोटल में डिफरेंस कितना होगा? तो दोनों में अगर दोनों का माइनस कर दो तो दोनों में डिफरेंस होगा 78,800। अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल ये वाली एंट्री नहीं करते, ठीक है, इसको भूल जाओ, आपको अभी क्लियर करता हूं मैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये 90,000 की एंट्री होती तो डिफरेंस कितना होता? 90,000 का। लेकिन गलती से हमने क्रेडिट साइड भी एक मिस्टेक की है कि 11,200 उधर हम लेना भूल गए, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों कंपनसेट कर जाएंगे। कितना? 11,200 कंपनसेट हो गया, तो कितना बच गया अभी भी बैलेंस? 78,800 की अभी भी हमारा डेबिट साइड छोटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 37, गुड्स वर्थ 750 वर परचेज फ्रॉम एसएन कंपनी। 750 का सामान आपने एसएन कंपनी से खरीदा, बट वाइल पोस्टिंग रॉन्ग डेबिट वॉज गिवन टू आरएन कंपनी। इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री होगी परचेज टू एसएन कंपनी। एसएन कंपनी को हमने क्या करना था? क्रेडिट करना था, लेकिन जब हमने पोस्टिंग की हमने गलती से रॉन्ग डेबिट दे दिया, किसको? आरएन कंपनी। मतलब कि परचेज को भी हमने डेबिट कर दिया है, आरएन कंपनी को भी हमने डेबिट कर दिया, दो बारी डेबिट कर दिया है। 750 प्लस 750 1500, लेकिन क्रेडिट हमने एक बारी भी नहीं किया, क्रेडिट हमने एक बारी भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल
मेरा डेबिट साइड का बैलेंस था इस एंट्री से पहले 1 लाख और क्रेडिट बैलेंस भी 1 लाख था। लेकिन अब मैंने ये वाली एंट्री की, मैंने परचेस भी 750 कर दिया, RN कंपनी भी डेबिट कर दिया 750, क्रेडिट में कुछ किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड 1500 बढ़ गया होगा, लेकिन क्रेडिट साइड कुछ नहीं बढ़ा। तो इनके बीच में एज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है, वो कहता है क्रेडिट साइड का टोटल है 4375, तो 1 लाख की जगह मैं लिख देता हूं 43750, और तो डेबिट साइड का क्या टोटल होगा, ऑब्वियसली बात है 1500 ज्यादा होगा, 43750 में से 1500 ज्यादा होगा, तो 43750 में से अगर आप 1500 ऐड ऑन करते हो तो आपका आंसर आता है 45250, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 38, when closing stock is given in the trial balance then it will affect, अगर आपका closing stock trial balance में शो होता है then it will only shown in the balance sheet not shown in the trading account. 39, which of the one of the following is not considered the permanent part of the accounting record, तो जो ट्रायल बैलेंस है ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, मैंने आपको बताया था इतना बनाना इसको जरूरी नहीं होता, इट इज जस्ट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अपनी एक्यूरेसी पता करने के लिए, तो ठीक है। तो परमानेंट रिकॉर्ड वो परमानेंट पार्ट नहीं है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जनाब मुझे बताइए आपकी ट्रायल बैलेंस कहाँ है, आपने आपके ट्रायल बैलेंस को चेक करना है, वो ज्यादा आपका लेजे देखेंगे, लेजे के बाद आपकी बैलेंस शीट वगैरह देखी जाएगी। तो गाइज यही थे हमारे कुछ ट्रायल बैलेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप्स आपको अच्छे लगे होंगे, हमने प्रॉपर्ली अपना ट्रायल बैलेंस टॉपिक भी इधर कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यू की ओर नहीं भागे, मैं अभी भी यही सजेशन दे रहा हूं, एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस है, अभी हमने क्या करना है उसे रिवीजन भी करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पे भी जाइए थोड़ा सा, आगे आपका डिसीजन रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि आपको इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। तो गाइस आज का अपना वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। कल हम पढ़ेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा, वो लेक्चर में भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि हम उसमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उस लेक्चर में हम तीनों टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपके टॉपिक में तीनों अलग अलग भी लिखे हैं और तीनों का कंबाइंड नेम दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिखा है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपके 19 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, आपके एक्चुअल में टॉपिक्स है 15 या 16, मैंने आपको कितनी कम करा दिए, एक रूल्स फॉर जनरलाइजिंग था कि वो छोटा सा टॉपिक था, और भी जो टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बता दी, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट अलग भी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग पॉइंट में लिखा है, बैलेंस शीट अलग पॉइंट में लिखा है, और इन तीनों का एक कंबाइंड नेम दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी लिखा है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में वो तीनों कंसेप्ट इकट्ठे पढ़ लेंगे, होप सो आपको लेक्चर में मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।